प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उनके तीसरे कार्यकाल पर मुहर तो अगले चुनाव के बाद ही लग पाएगी, लेकिन यह तय है कि भारत जल्द ही विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत के बारे में दिग्गज वित्तीय संस्थानों का साल भर पहले तक अनुमान था कि वह 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी के पायदान पर पहुंच जाएगा। वहीं हाल में प्रकाशित रिपोर्ट संकेत करती है कि भारत 2027 में ही यह उपलब्धि हासिल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और दिग्गज निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की अर्थव्यवस्था के स्थिर होने और जर्मनी की आर्थिकी के सुस्त पड़ने से यह बहुत स्वाभाविक भी दिखाई देता है। आर्थिक परिदृश्य पर और भी उत्साहजनक रुझान सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा संबंधी रिपोर्ट में भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। इन्वेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ फंड के निवेश को लेकर दुनिया के 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया है। भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता उसके प्रति धारणा को बेहतर बना रही है। देश में राजकोषीय घाटा कम हो रहा है और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो रही है। भारत की आबादी, नियामकीय पहल और सॉवरेन निवेशकों के अनुकूल माहौल से भी भारत को निवेश की पहली पसंद बनने में मदद मिल रही है। इसी कारण निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पसंद बन रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने में बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई क्रांति अहम भूमिका निभा रही है। पिछले 9 साल में उन्नत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए भारत रणनीतिक स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोकसभा ने हाल ही में जिस जन विश्वास विधेयक 2023 को मंजूरी दी है, वह उद्योगों को विस्तार देने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। कई और प्रभावी कारण भारत के टिकाऊ विकास और कारोबार को गतिशील बना रहे हैं। जैसे भारत की वृद्धि में 60% का हिस्सा घरेलू खपत और निवेश का है, और चूंकि भारतीय बाजार बढ़ती मांग वाला है तो इससे बेहतर भविष्य के ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भारत का शेयर बाजार भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। देश में निरंतर बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और देश के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए अभी कई बातों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए टिकाऊ आर्थिक वृद्धि एवं निवेश शाख को और मजबूत बनाना होगा। नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देना होगा। विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सुधारों की डगर पर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। अभी सीमित संख्या में ही आवश्यक रूप से प्रशिक्षित प्रतिभाएं डिजिटल कारोबार की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हैं। इसलिए बड़ी संख्या में युवाओं को डिजिटल कारोबार के दौर की नई तकनीकी योग्यताओं के साथ AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और अन्य नए डिजिटल कौशल से सुसज्जित करना होगा। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए वार्ता तेजी से पूरी करनी होगी। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी भारत ऊंचाई प्राप्त करे। इस कड़ी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की 30 जुलाई को आई रिपोर्ट सुकून देने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी जो प्रति व्यक्ति आय $2,450 है, वह वर्ष 2030 तक 70% बढ़कर $4,000 प्रति व्यक्ति हो सकती है। स्पष्ट है कि इससे आर्थिकी के ऊपर उठने के साथ ही नागरिकों की भी समृद्धि बढ़ेगी। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वह अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है।
फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ों लोग ने सदियों तक आज़ादी की एक सुबह का इंतज़ार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आज़ादी के 75 साल जो हमने बिता दिए वो कितना ऐतिहासिक और कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आज़ाद भारत की गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। हम भारत में हो रहे बड़े बदलावों और विकास कार्यों की दहलीज पर खड़े हैं। यह हर भारतीय के लिए उम्मीदों भरा दौर है, एक ऐसा दौर है जिसमें वे बेहतर ज़िंदगी और बेहतर देश का ख्वाब देख सकते हैं। लिहाजा यही वह वक्त है जब हम भविष्य के भारत का ताना बाना बुनें। हालांकि जब हम सावधानी पूर्वक इस ओर देखें कि देश क्या बन सकता है, तो हमें इस तथ्यात्मक तस्वीर को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि भारत का एक गौरवशाली अतीत भी है, न सिर्फ आर्थिक समृद्धि के पैमाने पर बल्कि नैतिक मूल्यों के पैमाने पर भी। हमें भारतीय होने पर गर्व है और उन मूल्यों पर भी जो भारत के साथ जुड़े हैं। एक पुरानी कहावत है कि भारत एक नया देश है, लेकिन एक प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता ने अपने पूरे इतिहास में ज़बरदस्त परिवर्तन देखा है। प्राचीन समय में दुनिया का एजुकेशन हब होने से लेकर आज दुनिया का आईटी हब बनने तक भारतीय परिदृश्य ने एक लंबा सफ़र तय किया है। 15 अगस्त 1947 को अपने संदर्भ के ढांचे के रूप में लेते हुए हम पाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और मानव विकास जैसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों पर अभी भी ध्यान दिया जाता है। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक टूटा हुआ, ज़रूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी। इसने आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता के केवल 3 वर्षों के बाद 1950 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने विदेशी संस्थानों की सहायता से भारत में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश होने तक भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बदौलत अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरे कदम उठाए हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा है। वहीं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी जाता है, जहां भारत पूरी दुनिया के लिए टीके का उत्पादन कर रहा है। भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिनमें अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता शामिल है। कई मुद्दों ने भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में काम किया। 1947 में जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तो इसका सकल घरेलू उत्पाद मात्र 2.7 लाख करोड़ था, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का महज 3% था। 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाले गेहूं और चावल के प्रकारों के साथ लगाए गए फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 1978 से 1979 तक हरित क्रांति के कारण 131 मिलियन टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। भारत को तब दुनिया के शीर्ष कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। कारखानों और पन बिजली संयंत्रों जैसी संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से कृषि श्रमिकों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए। हालांकि भारत ने साक्षरता दर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी प्रमुख चिंता का कारण है। शीर्ष 100 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत चमत्कार हासिल कर सकता है यदि इसके युवा उचित कौशल और शिक्षा से लैस हों। स्वास्थ्य क्षेत्र भी चिंताजनक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति 1000 लोगों पर 2.5 डॉक्टरों के औसत की तुलना में डॉक्टर से रोगी अनुपात प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.7 डॉक्टर हैं। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने
भारत के लिए एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं और अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों जैसे खनन, इस्पात, विमानन और अन्य भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शामिल है। गांव के आम क्षेत्रों को ले लिया गया और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों और औद्योगिकीकरण अभियान के कारण महत्वपूर्ण बांधों, सड़क, सिंचाई नहरों, थर्मल और पनबिजली संयंत्रों और कई अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 500 मिलियन से अधिक हो गई, लेकिन हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि की, जिससे देश की लंबे समय से चली आ रही खाद्य समस्या को समाप्त करने में मदद मिली। 1991 से 1996 तक दिवंगत प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और उस समय उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लागू कई नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। गरीब लगभग 22% तक कम हो गई थी, जबकि बेरोजगारी लगातार कम हो रही थी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7% से अधिक हो गई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने चौथे कार्यकाल की सेवा करने से पहले लगातार 3 बार तक अपने पद पर रहीं। भारत ने 2007 में प्रतिभा पाटिल को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में धारा 370 को खत्म करने, रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, स्टार्टअप के अनुकूल वातावरण बनाने और बहुत कुछ जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण का विस्तार करने के लिए मोदी प्रशासन ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत परियोजना सहित कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए। आज़ादी से पहले प्रिवी काउंसिल भारत में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण थी। स्वतंत्रता के बाद पहली कार्रवाई के रूप में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन भारतीय संविधान सभा द्वारा 1949 में भारत से अपीलों पर प्रिवी काउंसिल के अधिकार को समाप्त करने और बकाया अपीलों के लिए प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था। नए संप्रभु देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना बी.आर. अम्बेडकर की तेज कानून बुद्धि थी। राष्ट्र में सभी कार्यकारी, विधायी और न्यायिक मामलों में भारत का संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रमुख घटक और सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में विकसित हुई है। चूँकि इसे पहली बार 1950 में अपनाया गया था, भारतीय संविधान में अक्टूबर 2021 तक 105 संशोधन हुए थे। भारतीय संविधान को 395 अनुच्छेदों के साथ 22 भागों में विभाजित किया गया है। बाद में विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से और अनुच्छेद जोड़े गए और संशोधन किए गए। भारतीय कानूनी प्रणाली का एक आशाजनक और आगे की सोच वाला भविष्य है और 21वीं सदी में युवा पहली पीढ़ी के वकील सर्वश्रेष्ठ लॉ स्कूलों से स्नातक होने के बाद क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वार्षिक GFP समीक्षा के लिए विचार किए गए देशों में से 142 में से भारतीय सेना चौथे स्थान पर है। 1962 में चीनी सेना द्वारा पराजित होने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रणालियों में से एक बनने तक भारत ने निश्चित रूप से अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। भारतीय रक्षा प्रणाली अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होने के कारणों में से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। DRDO की स्थापना के बाद इसने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां बनाई हैं, जिनमें मिसाइल सिस्टम, छोटे और बड़े आयुध, तोपखाने प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, टैंक और बख्तरबंद वाहन। भारत ने 1950 के दशक के अंत में परमाणु ऊर्जा पर काम करना शुरू किया और 1970 के दशक तक स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाए। भारत ने भी परमाणु हथियार विकसित करना शुरू कर दिया था और समवर्ती सामग्री का उत्पादन भी शुरू किया था, जिसने 1971 में पोखरण में कथित रूप से हानि रहित परमाणु विस्फोट की अनुमति दी थी। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में और आयुध के समर्थन से कारखानों 1983 में स्थापित किया गया था। 1989 में लंबी दूरी की अग्नि को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन और परीक्षण किया गया था। बाद में भारत और रूस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डिज़ाइन और उत्पादन के लिए सहयोग किया। भारत वर्तमान में
रक्षा के उत्पादन में कई अन्य देशों का नेतृत्व करता है। भारत लगभग 1 दर्जन देशों में एक है जिसने अपने लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, मिसाइल और विमान वाहक का निर्माण और उत्पादन किया है। भारत के विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि हम अपनी यात्रा में एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत कुछ हमारे लोगों की बदलने की इच्छा पर निर्भर करेगा। हमारे आर्थिक विकास में हाशिए पर पड़े समुदायों सहित कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और सबसे अंतिम लेकिन कम से कम एक उदार और प्रगतिशील और निष्पक्ष मानसिकता होना है। एक समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए भारत विभिन्न परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरा, इससे पहले कि वह एक ऐसे बिंदु पर पहुँचे जहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। मुस्लिम मुग़ल बादशाहों द्वारा शासित होने से लेकर अंग्रेज़ों द्वारा नियंत्रित होने तक भारत ने यह सब अनुभव किया है। चूँकि देश ने कई संघर्षों का सामना किया, इसलिए 1950 में जब संविधान बना तो यह बहुत गर्व की बात थी। यही वह दिन है जिसे आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।